हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन, यानी प्रतिरोधों को कितने प्रकार से संयोजित किया जा सकता है, कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से होता है, एक तो श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। समांतर क्रम कह दो या पार्श्व क्रम कह दो, ठीक है। तो दो प्रकार से यहां पे हम संयोजित करेंगे। तो बात करने वाले हैं प्रतिरोधों के संयोजन की। प्रतिरोधों का संयोजन आप कहेंगे दो प्रकार से। नंबर एक श्रेणी क्रम और नंबर दो पार्श्व क्रम, या दूसरा नाम समांतर क्रम, ठीक है। अब पहले बात करें हम श्रेणी क्रम की। श्रेणी क्रम संयोजन क्या बोलेंगे? मान लो हमारे पास 2, 3, 4, 5 कितने ही प्रतिरोध हैं और हम क्या करें, एक प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से जोड़ दो, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से जोड़ दो, तीसरे का दूसरा चौथे के पहले से, एक लंबी रस्सी की तरफ जोड़ दो। आप जैसे लंबी रस्सी जोड़ते हैं, लंबी रस्सी बनाते हैं, वैसे आप संयोजन बना दो। तो इसको बोलेंगे फिर आप श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बोलेंगे इसको? श्रेणी क्रम संयोजन। ये श्रेणी क्रम संयोजन होगा। ओके, तो मैंने यहां पे मान लिया कि मेरे पास यहां पे 3 प्रतिरोध है, 1, 2 और ये तीसरा। 3 प्रतिरोध मैंने यहां पे ले लिए। इसको कहा R1, R2 और ये R3, और हमने तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा और संयोजन के सिरों पर जोड़ दिया बैटरी को। ये लीजिए, ये इसका विभवांतर, बैटरी का विभवांतर V। अब यहां से जैसे कुंजी को ऑन करते हैं, ऑन करेंगे तो यहां से परिपथ में धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। ये धारा प्रवाहित होना शुरू हो गया, ये लीजिए, ठीक है। तो जब धारा प्रवाहित होगी, इसको मैंने नाम दिया A, B, ये C और ये D। तो I धारा, हमने ये मान लिया कि I धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है। चूंकि प्रत्येक प्रतिरोध एक ही लाइन में श्रेणी क्रम में संयोजित है, जाने का तो एक ही रास्ता है, तो धारा जितनी यहां से जाएगी, यहां से, यहां से, तो इसका मतलब हुआ कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रवाहित धारा का मान समान रहता है। कैसा रहता है? समान। तो यहां पर धारा तो सब में आई रहेगी, आई धारा प्रवाहित होगी, लेकिन यहां पर विभवांतर V1, यहां पर ये V1 हो गया, ये V2, विभवांतर V2, यहां पर कहेंगे V3, ये विभवांतर हो गया। ओके, तो आप कहेंगे इस प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान, प्रवाहित धारा का मान तो समान होता है, परंतु प्रत्येक प्रतिरोध के संगत विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पे क्योंकि प्रतिरोध अलग अलग है, प्रतिरोध समान होता तो विभवांतर भी समान हो सकता था, लेकिन प्रतिरोध अलग अलग है, इसलिए विभवांतर भिन्न भिन्न होगा। यहाँ पे विभवांतर आएगा V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3। आप बोलेंगे V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3। ओके, ये नंबर 1 दे दिया मैंने इसे, ठीक है। अब ये जो विभवांतर उत्पन्न हुए, ये इस बैटरी के कारण उत्पन्न हुए, तो इन सब का योग इस आरोपित विभवांतर V के बराबर होगा। तो आप क्या बोलेंगे? कुल विभवांतर V या आरोपित विभवांतर, कुल विभवांतर कितना है? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तब ये होगा, ठीक है। नंबर 2 आ गया। अब इसके बाद आप कहेंगे कि यदि मान लो इस पूरे का प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध जिसको कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध मान लो RS होता श्रेणी क्रम के लिए,
एस लगा दिया मैंने। तो यदि श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल आर एस हो तो क्या होगा? तो आप कहेंगे V इज इक्वल टू आई आर एस। तब ऐसे कहेंगे V इक्वल टू आई आर एस। नंबर दे दिया थर्ड, कुल विभवांतर और ये कुल प्रतिरोध। तो यहां पर अब ये जो मान है आपके पास, इन मानों को 2 नंबर पे लगाना है। तो समीकरण 1 व 3 से समीकरण 2 में मान रखने पर, ठीक है, तो जब मान रखेंगे तो क्या आएगा? तब आएगा आई आर एस इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। ओके, आई कॉमन ले लो, तो आई कॉमन लोगे तो यहां पर क्या आएगा? आर एस आई आर वन आर टू और प्लस आर थ्री, तभी आएगा। आई से आई ये क्रॉस हो गया, तो यहां पे क्या आया? आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये आपके पास याद आ गया। तो यहां पे क्या बोलेंगे अब कि श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध संयोजन में प्रयुक्त प्रत्येक प्रतिरोध की योग के बराबर होता है। जितने भी यहां पर प्रतिरोध हैं उन सबकी योग के बराबर होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध संयोजन में प्रयुक्त प्रत्येक प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। समझ आ गई? तो यहां पर अब इसके बाद जैसे मान लो n प्रतिरोध होते, तो आप n प्रतिरोधों के लिए अगर n प्रतिरोध है तो क्या होगा? तो यहां पे आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस अप एंड सो ऑन आर एन। तब ऐसे लिख देंगे आप, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़े तो क्या करेंगे? आर एस इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू n आर आई। तब ऐसे करेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका हो गया। ओके, और यही पे यदि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू Rn इज इक्वल टू R, ये सब बराबर हो तो फिर क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में Rs इज इक्वल टू R प्लस R प्लस R प्लस R n बार। कितने बार? n बार। n प्रतिरोध है नहीं, इसलिए n बार। अगर इनको 2 बार जोड़ता तो आता 2 बार, 3 बार जोड़ता तो आता 3 आर, n बार जोड़ रहा हूं तो n आर। ओके, तो यहां पर क्या आएगा? आर एस इज इक्वल टू एन आर। तब ऐसे लिखेंगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो एन आर के बराबर आएगा अगर ये सारे प्रतिरोध इक्वल है तो। मान लो इनके लिए 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मान लो 4 प्रतिरोध होते तो 4 आर आ जाता। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारे पास यहाँ पे प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, अब बात करें इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, वो क्या हो सकते हैं तो देखें जरा। नंबर 1, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में प्रयुक्त प्रत्येक प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। प्रत्येक प्रतिरोध के योग के बराबर होता है, हमने लिया था ये। ठीक है, नंबर 2, दूसरा, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा
समान होती है। धारा का मान कैसा होता है? समान। नंबर 3, कुल विद्युत वाहक बल या कुल विद्युत विभवांतर क्या बोलेंगे? श्रेणीक्रम संयोजन में कुल विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध की संगत उत्पन्न विभवांतर की योग के बराबर होता है। विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे तो निकाला था। तो प्रत्येक के आपको क्या करना पड़ेगा? योग करना पड़ेगा। विभवांतर, कुल विभवांतर आरोपित विभवांतर के बराबर आ जाएगा। ओके, तो यहां पे ये तो आया विभवांतर, ये धारा और ये प्रतिरोध का मान हो गया कि प्रतिरोध कैसे निकालेंगे आप। नंबर 4, श्रेणीक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध संयोजन में प्रयुक्त प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होता है। श्रेणीक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो जितने भी यहां पे इसका तुल्य मान जो आएगा इससे प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक मान आएगा, बड़ा मान आएगा। ओके, नंबर 5, अगर यहां पे शक्ति का अनुपात निकालना पड़े, प्रतिरोध की संगत शक्ति क्षय P1 अनुपात P2 अनुपात P3 ऐसे निकालना पड़े। अब 2 इज इक्वल टू, तो आप कहेंगे R1 अनुपात R2 अनुपात R3 अब 2 ऐसे होगा। यानी जहां पर प्रतिरोध ज्यादा होगा वहां पे शक्ति का क्षय ज्यादा होगा, जहां पर प्रतिरोध कम होगा वहां पे शक्ति का क्षय कम होगा। ओके, अगर यहां पे मैंने कहा था धारा का मान समान होता है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होता है, तो यहां पर अगर आपसे धारा का अनुपात पूछता I1 अनुपात I2 अनुपात I3 ऐसे कहते तो कितना बताते आप? 1 अनुपात 1 ऐसे बताते आप, 1 अनुपात 1 अनुपात 1 यानी एक प्रवाहित धारा का अनुपात 1 समान धारा है, इसलिए यहां पे ये मान आएगा। तो ये तो हो गया आपके पास इस श्रेणीक्रम संयोजन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, अब बात करेंगे हम प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन की। ये समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? तो पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन, तो चलो देखते हैं। तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन या फिर पार्श्व क्रम संयोजन, ये क्या होता है? तो हमने कहा था कि अगर प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ बढ़ाते हुए लंबी रस्सी की तरह बांध दोगे, जोड़ दोगे, तो श्रेणी क्रम बन जाएगा। लेकिन अगर जितने भी प्रतिरोध हैं सबकी एक सिरे तो एक बिंदु से और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जोड़ दें तो बन जाता है समांतर क्रम संयोजन। ओके, तो देखें जरा, मान लो ये मेरे पास एक प्रतिरोध और यहां पर मैंने A और B के बीच में जोड़ दिया, ये A ये B, दूसरा ये प्रतिरोध ये भी A और B के बीच में जोड़ दिया, ये तीसरा प्रतिरोध A और B के बीच में जोड़ दिया, ये R1 R2 R3। अब संयोजन को बैटरी से जोड़ दिया तो कैसा क्रम बन गया?
समांतर क्रम, ये V, ये K, इसको बोलेंगे समांतर क्रम संयोजन। ओके, तो समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध दो निश्चित बिंदुओं के मध्य जुड़ा होता है। तो अगर मान लो इन बिंदुओं के मध्य मैंने V विभवांतर आरोपित किया है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के संगत विभवांतर का मान समान होगा, आरोपित विभवांतर के बराबर होगा। तो यहाँ पे विभवांतर V, तो प्रत्येक प्रतिरोध के संगत विभवांतर तो V ही आएगा। ओके, क्योंकि A और B के बीच में विभवांतर V है और प्रत्येक प्रतिरोध इन्हीं बिंदुओं के बीच में, इसलिए विभवांतर का मान समान रहेगा। ठीक है, अब यहां पे इसको ऑन कर दिया तो धारा प्रवाहित होना शुरू हो गई। यहां से ये धारा आई, अब ये धारा इस संधि A पर जाकर के तीन भागों में बढ़ जाती है। इधर चली जाती है यहाँ पे I1, यहाँ पे I2 और यहाँ पे इधर I3। ओके, ये लो, ये धारा हो गई। तो ये धारा I तो तीन भागों में बटी है, तो क्या बोलेंगे आप? प्रवाहित कुल धारा, प्रवाहित कुल धारा, कुल निकालना है तो कितनी आएगी? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इसके बराबर आएगी, ये कुल धारा आएगी। ठीक है, तो ये तो मान आया कुल धारा का। अब इनमें हमें धारा I1, I2, I3 निकालना है। V हमको पता है, R हमको पता है, तो आप देंगे प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I1 निकालनी पड़े तो V अपॉन R1, बिल्कुल ठीक है। I2 निकालना पड़े तो V अपॉन R2 और I3 निकालनी पड़े तो V अपॉन R3। ये I1, I2, I3 आ गया। ठीक है, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, अब ये समांतर क्रम है तो मैंने Rp मान लिया, पैरेलल Rp हो तो क्या करें? तो I बराबर V अपॉन Rp, कुल यहां पर प्रतिरोध Rp, कुल विभवांतर V, धारा है I, तो I बराबर V अपॉन Rp। ठीक है, इन मानों को समीकरण एक में लगाना है। तो समीकरण 2 व 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखना है तो क्या आएगा बोलो? जब मान रखेंगे तो यहां पे बोलेंगे V अपॉन Rp इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V को कॉमन ले लो, क्या आएगा? 1 अपॉन Rp इज इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आ गया, V से V क्रॉस हो गया तो 1 अपॉन Rp इज इक्वल टू कितना आया? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ओके, ये आ गया। ठीक है, अब बात करें n प्रतिरोधों के लिए। n प्रतिरोधों के लिए तो क्या आएगा? तो बोलेंगे 1 अपॉन Rp इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन Rn। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या आएगा? तो लिखेंगे 1 अपॉन Rp इज इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 टू n 1 अपॉन Ri, तब ये लिखेंगे, तब ये आएगा। ठीक है, तो ये तो मान आ गया आपके पास प्रतिरोधों के लिए। अब यदि मान लो ये मान आपस में बराबर होते, यदि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर Rn बराबर R हो तो क्या आएगा? 1 अपॉन Rp इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस n टाइम्स n बार। अगर 2 बार जोड़ता है तो 2 बटे R, 3 बार जोड़ता तो 3 बटे R, और n बार जोड़ो मान लो n अपॉन R। तो यहाँ पे 1 अपॉन Rp इज इक्वल टू n अपॉन R, या Rp इज इक्वल टू R अपॉन
ठीक है, तो ये बन गया आपके पास यहाँ पे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। कौन सा? समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण बातें, तो वो क्या हो सकती है, देखिए जरा। नंबर 1, हमने यहां पे 1 करके निकाला, तो समांतर क्रम संयोजन की तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम है ना ये 1, तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम संयोजन में प्रयुक्त प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। एक बात तो ये हो गई, तो क्या बोलेंगे, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम संयोजन में प्रयुक्त प्रत्येक प्रतिरोध की व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। ओके, एक तो ये हो गया। दूसरा, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम होता है। संयोजन में प्रयुक्त प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर आपको अधिक मान का प्रतिरोध चाहिए तो जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, और अगर कम मान का प्रतिरोध चाहिए तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे। कैसा जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। तो यहां पे ये समांतर क्रम में आ गया। ओके, नंबर 3, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के संगत विभवांतर समान होता है। प्रत्येक प्रतिरोध के संगत विभवांतर समान होता है। ओके, नंबर 4, समांतर क्रम में प्रवाहित कुल धारा प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की योग के बराबर होती है। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में प्रवाहित कुल धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में या I1 या I2 या I3, तो इन सब का योग करोगे तब कुल धारा आएगी आपके पास। ठीक है, नंबर 5, समांतर क्रम में शक्ति व्यय यानी P1 अनुपात P2 अनुपात P3 अनुपात इज इक्वल टू यह आएगा 1/R1 अनुपात 1/R2 अनुपात 1/R3 अनुपात। तो शक्ति व्यय श्रेणी क्रम में क्या आ रहा था? प्रतिरोध के अनुपात के बराबर।
प्रतिरोध ज्यादा होने पर शक्ति वे ज्यादा, और समांतर क्रम में क्या आ रहा है, प्रतिरोध ज्यादा होने पर शक्ति वे कम, व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर लिया है। ओके, तो ये होते हैं यहाँ पे प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।